अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस पे साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। वेलकम टू वेलावर्स अगेन मी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो सब्जेक्ट है उसी का ही एक टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में मैं शॉर्ट करके समझा देती हूँ। जैसे हमारी बाकी की कोर्ट्स हैं, जैसे कि कोर्ट होती है सिविल कोर्ट जिसमें सिविल केसेस जाते हैं, वैसे एक क्रिमिनल कोर्ट होती है जिसमें क्रिमिनल केसेस जाते हैं, सही है। ये जो कोर्ट है ये बेसिकली ऑफिसर्स के लिए बनाई जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट के इदारों में जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट भी कहते हैं, इनके ऑफिसर्स के अंदर कोई लड़ाई लग जाए या लोगों के से कोई लड़ाई लग जाए तो उनके जो केसेस हैं वो इस कोर्ट में जाते हैं, ठीक हो गया। ये आपने माइंड में रखना है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। Administrative tribunals are bodies that make decisions like courts but are not actual courts, यानी कि ये प्रॉपर कोर्ट्स की तरह नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि जो नॉर्मल कोर्ट्स है ना उनमें पूरा एक कोर्ट वाला प्रोसीजर चल रहा होता है, लेकिन ये जो कोर्ट्स होती हैं इनमें बाकायदा कह लें कि ऑफिसर्स से रिलेटेड केसेस होते हैं और उसी का एक अलग से प्रोसीजर होता है, इसलिए हम इनको प्रॉपर कोर्ट की तरह नहीं मानते। क्योंकि अगर आप कोर्ट कभी गए हैं लाइफ में या आपने कभी कोर्ट देखा है तो उसमें प्रॉपर एक केस जाता है, एक ड्राफ्ट बन के जाती है, लीगल ड्राफ्टिंग की तरह चीज़ जाती है, फिर उसके अलावा पार्टीज रिप्रेजेंट होते हैं, उनका नाम लगता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन इस कोर्ट में थोड़ा प्रोसेस इजी होता है, लाइक इसमें डायरेक्ट उस ऑफिसर का नेम चला जाता है और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर मतलब प्रोसेस डिफरेंट है, कोर्ट की तरह ही होता है। बट हम इसको प्रॉपर कोर्ट की तरह नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस पर आप नॉर्मल बंदे नहीं जा सकते, यानी कि जो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, डिफरेंट कोर्ट्स हैं, उनमें नॉर्मल लोग जा सकते हैं। लेकिन ये जो कोर्ट्स है इनमें डायरेक्ट जो है ऑफिसर से रिलेटेड केसेस जाते हैं, आम लोगों का केसेस को ये डील नहीं करते, इसलिए हम इनको नॉर्मल कोर्ट्स या प्रॉपर कोर्ट्स नहीं कहेंगे। They do not have to follow the strict rules and the procedure that normal courts do, यानी कि इनको नॉर्मल जो सिविल कोर्ट्स हैं या क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसेस होता है वैसे इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रोसेस को ये अपने तरीके से चीज़ को हैंडल कर सकती है ये कोर्ट्स। दे कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स एंड यूज इट, बट दे मस्ट गिव द पर्सन अफेक्टेड अ फेयर चांस टू एक्सप्लेन और टू रिस्पॉन्ड टू द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर सकती हैं उस बंदे के ऊपर जिसका केस लगा हुआ है कोर्ट में किसी ऑफिसर का। लेकिन जिस ऑफिसर पे इल्ज़ाम लगे किसी भी रीज़न की वजह से वो बंदा ऑफिसर कोर्ट आया है इस वाले, तो वो कोर्ट जो है ये वाली उस ऑफिसर को ये चांस भी देती है कि उस ऑफिसर की साइड को सुना जाएगा, यानी कि अगर उस ऑफिसर पे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगा है तो वो सफाई दे सकता है इस कोर्ट में आगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस कोर्ट में होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्टिंग लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दी है वेबस्टर्स डिक्शनरी की या ऑक्सफोर्ड वेबस्टर्स डिक्शनरी, ठीक है। अ ट्राइब्यूनल इज अ प्लेस वेयर अ जज सिट्स टू मेक डिसीजंस। In administrative law, the term tribunal means a special body that makes decision other than ordinary courts. आपने सिंपली बताना है कि इस ट्राइब्यूनल में एक जज बंदा बैठा होता है, लाइक एक जज की तरह एक इंसान, एक हेड बैठा होता है, ठीक है। ये जो अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की, इसके अंदर नॉर्मल
कोर्ट्स की तरह नॉर्मल लोग नहीं आते, बल्कि ऑफिसर से रिलेटेड केसेस ही इसमें जाते हैं, ऑफिसर्स ही जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने इसमें बतानी है कि ये एक स्पेशल टाइप का डिपार्टमेंट है जो बना ही ऑफिसर्स के लिए है। अकॉर्डिंग टू द ऑसबोर्न लॉ डिक्शनरी, a tribunal is a hybrid body between the government and the court. It sometimes acts like a government policy body and sometimes makes decisions that directly affect the people, right? पहली बात तो ये है कि ये जो कोड है ना, ये हाइब्रिड की तरह। हाइब्रिड आपने अक्सर लफ्ज़ पढ़ा होगा लीगल सिस्टम में भी, एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम हो गया वगैरह। हाइब्रिड का मतलब होता है कि एक ही चीज़ के अंदर दो चीज़ें होना, सही है। तो ये जो कोर्ट है, ट्राइब्यूनल जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के केसेस को भी डील करती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती है, उनको अगर नौकरी से निकालना है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस इनके पास आ गया है जो इंसानों के राइट्स वायलेट अगर हो गए हैं, किसी ऑफिसर ने किसी इंसान के राइट्स वायलेट किए हैं, तो वो उस इंसान को जो राइट्स उसके वायलेट हैं उसके भी मामला ये डील कर सकती है। यानी कि ये नॉर्मल कोर्ट्स की तरह भी डील कर सकती है एक इंसान के राइट्स अगर वायलेट हुए हैं, साथ में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह भी एक रोल अदा कर सकती है। ठीक है, तो इसमें ये बात यहाँ लिखी है। फिर हमने बताना है कि ट्राइब्यूनल्स आर ऑफन कॉल्ड द कमीशन, अथॉरिटी एंड बोर्ड। इस इदारे को, जिसको हमने नाम दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसको लोग मुख्तलिफ नामों से भी याद रखते हैं। कुछ लोग इस इदारे को कमीशन का ऑफिस का नाम देते हैं, कुछ इस इदारे को अथॉरिटी का नाम भी देते हैं, कुछ इसको बोर्ड का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। Next heading is requirements for tribunals. Tribunals are made of people. Tribunals are a group of people appointed to decide dispute under special laws. इस ट्राइब्यूनल के अंदर आपको कुछ लोग बैठे मिलेंगे, कुछ हेड्स मिलेंगे जो अपॉइंट होके आते हैं इस ऑफिस में। इसलिए आते हैं ताकि उस ही केसेस को ये डील कर सकें। उन केसेस को हम स्पेशल केसेस का नाम देते हैं, यानी कि ऐसे केसेस जिसमें ऑफिसर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट लगा है, कोई लड़ाई लगी है उन ऑफिसर्स की, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हेड्स की, तो इनको हम स्पेशल केसेस कहते हैं और ये इनको डील करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ट्राइब्यूनल आर नॉट स्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कि जो ट्राइब्यूनल होता है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ये कोर्ट की तरह नॉर्मल स्ट्रिक्ट नहीं होती। जैसे कि कोर्ट में एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि बंदे को टाइम पे पहुंचना है, कोर्ट में वो बंदा मौजूद हो, ड्राफ्ट बनी हो, ड्राफ्ट प्रेजेंट हो, मतलब पूरा एक कोर्ट का प्रोसेस होता है, रूल्स होते हैं। लेकिन इस वाले कोर्ट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें ज़्यादा सख्त रूल्स नहीं होते, ज़्यादा सख्ती नहीं होती चीज़ों की, सही है। A tribunal is not a court because it gives final decision. It may or may not hear witnesses or on oath. Two or more parties may agree, but this alone does not make it a court. It affects people's right, but is not a full court. Appeal may go to the court, but itself it is not a court. यहाँ पे बता सकते हैं कि डायरेक्ट फाइनल डिसीजन दे सकता है, ठीक है। और ये जो कोर्ट है ये कभी कभी पार्टीज की सुन लेती, कभी कभी नहीं सुनती, ठीक है। और ओथ का काम ये नहीं इतना करती। ओथ अक्सर आपने कोर्ट्स में देखा होगा कि वहाँ पे एक विटनेस होता है, वो ओथ देता है, कसम उठा रहा होता है, इसको ओथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कोर्ट में ये चीज़ नहीं होती। उसके अलावा इस केस के अंदर कभी पार्टीज अवेलेबल होती हैं, कोर्ट में कभी नहीं होती, ठीक है। आमतौर पे तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर नहीं भी हो तब भी कोई ना कोई केस इनका चल ही जाता है। उसके अलावा किसी भी इंसान का, अगर मिसाल के तौर पे दो पार्टीज़ हैं कोर्ट में, इनकी आई हुई है इस ट्राइब्यूनल में, एक नॉर्मल बंदा, एक ऑफिसर है, ठीक है, गवर्नमेंट का। उस ऑफिसर ने कुछ ऐसा किया जिससे नॉर्मल बंदे को नुकसान पहुंचा है, और जो डिसीजन आया वो ऑफिसर के ऊपर आ गया है, ऑफिसर के फ़ायदे में आ गया है। तो जो नॉर्मल इंसान है अपना केस किसी नॉर्मल कोर्ट में लेके जा सकता है अगर ट्राइब्यूनल इनकी हेल्प ना करे। दूसरी भी एग्जांपल दे सकती हूँ, अगर एक ऑफिसर है, ठीक है, अगर उसको ये ट्राइब्यूनल हेल्प ना करे और ये ऑफिसर वाकई में गुनहगार ना हो, ये मासूम बंदा हो, लेकिन इसको फंसाया गया हो और दूसरे बंदे की साइड ले ली इस ट्राइब्यूनल ने, तो ये जो ऑफिसर है अपना केस नॉर्मल कोर्ट में भी लेकर जा सकता है। यानी कि अगर इस ट्राइब्यूनल ने दोनों पार्टीज में से किसी को भी अगर नुकसान पहुंचा दिया किसी भी रीज़न से, यानी कि कोर्ट ने तो, ट्राइब्यूनल तो जानबूझ के तो नहीं तकलीफ दे ली, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन इनका ऐसा होता है जो सही नहीं होता, तो इनका जो डिसीजन है हम हायर कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में लेके जा सकते हैं और कह सकते हैं कि फ़लाँ जो कोर्ट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसका डिसीजन जो है सही नहीं था, इससे मुझे नुकसान हुआ, तो इस तरह से आप इनका केस लेके जा सकते हो। फिर भी ये नॉर्मल कोर्ट नहीं होती, इनको नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं माना जाता। अपील्स में भी में गो टू, अच्छा, यानी कि इनके जो केसेस है ना, अगर सही ना हो तो इनके ऊपर हम अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में, ठीक है। ये बात इसके लास्ट लाइन में लिखी है। फिर आता है ट्राइब्यूनल इज ए जेनेरिक टर्म। द वर्ड ट्राइब्यूनल कैन इंक्लूड कोर्ट्स, बट सम ट्राइब्यूनल्स परफॉर्म जुडिशियल फंक्शंस व्हाइल अदर परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव वंस। पहली बात तो ये है कि जो ट्राइब्यूनल का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब ये है कि ये कोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ट्राइब्यूनल में एक चीज़ याद रखें कि ट्राइब्यूनल में कुछ ऐसी जो है कोर्ट्स
यानी कि कुछ ऐसी ट्राइब्यूनल्स हैं जो जुडिशरी के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जो कि नॉर्मल कोर्ट्स करती हैं, लेकिन कुछ ट्राइब्यूनल्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसका इन कोर्ट्स का खास नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, क्योंकि ये फंक्शन ही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए परफॉर्म करती हैं, ऑफिसर्स के लिए परफॉर्म करती हैं, इसीलिए हम इनको नाम देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का। ठीक है, बहुत से ट्राइब्यूनल्स के आपको नेम मिलेंगे, लेकिन अगर किसी ट्राइब्यूनल के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का नाम आ जाए तो समझ जाएं कि ये वो इदारा है जो ऑफिसर्स के केसेस को डील करता है। फिर आता है ट्राइब्यूनल मस्ट बी अ पर्सन और अ बॉडी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ ट्राइब्यूनल मस्ट बी अ पर्सन और अ बॉडी दैट कैन गिव अ फाइनल ऑर्डर और अ मैटर ऑन अ मैटर। यहाँ पे आपने ये बताना है कि जो ट्राइब्यूनल है वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, एक हेड का रोल अदा करता हो ताकि वो प्रॉपर डिसीजन दे सके किसी ऑफिसर के ऊपर। ये बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। फिर आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ द ट्राइब्यूनल। आपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की नेचर एंड स्कोप बतानी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हेल्प पीपल टू गेट जस्टिस इजीली थ्रू ट्राइब्यूनल। ये इसलिए ये इदारा बनाया गया, ये इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने इसलिए ये इदारा बनाया, इस ट्राइब्यूनल को बनाया ताकि आम लोगों को भी और ऑफिसर्स को भी इंसाफ मिल सके, क्योंकि ऑफिसर्स को ऑब्वियसली ऑफिसर्स का भी डिफरेंट केसेस लगे होते हैं, तो उनके केसेस अगर नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के प्रोसेस बड़े लंबे चलते हैं, आपको सबको पता है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का ये फ़ायदा है कि इसमें डायरेक्ट केसेस सीधा चले जाते हैं ऑफिसर्स के, और इस वजह से ये फ़ायदा होता है कि उन ऑफिसर्स को लंबा वेट नहीं करना पड़ता, उनका डिसीजन जल्दी आ जाता है, तो इसलिए उनको इंसाफ जल्दी मिल जाता है। फिर आता है दे कैन अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन एट डिपार्टमेंट लेवल। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स आर नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोसीजर फॉर फॉर्मल एविडेंस रोल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ट्राइब्यूनल है गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर जो है एक्शंस ले सकती है, कह सकती है कि किसी गवर्नमेंट के हेड ने ये गलत हरकत की है, इसीलिए हम इसको जो है सज़ा दे रहे हैं, और उस गवर्नमेंट के हेड जहाँ पे काम करता है उस इदारे को भी समझाया जाता है। यानी कि ये जो ट्राइब्यूनल है सिर्फ ये इसका ये रोल नहीं होता कि सिर्फ जो केसेस है ऑफिसर्स के उनको सुने, बल्कि जिस ऑफिसर से कोई प्रॉब्लम पहुंची है, कोई नुकसान पहुंचा है, उस इदारे को ये ट्राइब्यूनल समझाता भी है कि आपकी वजह से जो है आपके इदारे में ये बंदा बैठा हुआ है, आपने नज़र नहीं रखी और इस ऑफिसर ने फलां आम बंदों को नुकसान पहुंचा दिया। ये काम भी ये करती है। उसके अलावा ये जो ट्राइब्यूनल है ये बाउंड नहीं होती कि इसको कोर्ट की तरह प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़े, ठीक है। दिस मेक्स द डिसीजन फास्टर, चीपर एंड ईजियर टू ऑपरेट। और इसी वजह से ज़ाहिर बात इस ट्राइब्यूनल को ज़्यादा प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना पड़ता जैसे आम कोर्ट में है, इसीलिए इस ट्राइब्यूनल में जल्दी से डिसीजंस दे दिए जाते हैं, इसमें पैसे भी कम लगते हैं। ज़ाहिर बात है कोर्ट में पैसा ज़्यादा इसलिए भी लगता है, वहाँ आप देखो लीगल ड्राफ्ट भेजना पड़ता है। अगर आपको लीगल ड्राफ्ट का पता नहीं है, वो एक ऐसा कानूनी कागज़ होता है जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ का नाम लिखा जाता है, उनके मसलों को लिखा जाता है, फिर उस पर अप्रूवल जाता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो लीगल ड्राफ्ट भेजना है, फिर कोर्ट्स कि जिस कोर्ट में भेजना है उस कोर्ट का आपको इल्म होना चाहिए कि कौन से कोर्ट में आपने ड्राफ्ट भेजनी है, केस लेना है, फिर उसके अलावा वहाँ पे जज अप्रूवल देगा, आपने वकील को पैसे देने, इतना लंबा प्रोसेस से गुजरना है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे जाके अपने फॉर्म को जमा करा दें, वहाँ जो हेड होगा वो फिर अपने हिसाब से आपसे बात करेगा या कोर्ट बुला लेगा, आपको ट्राइब्यूनल में बुला लेगा। इसलिए ये वाला जो ट्राइब्यूनल है ये ऑफिसर्स के लिए बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। यानी कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का सबसे मेन फंक्शन क्या है? प्राइमरी का मतलब है मेन, पहला फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैव मैनी फंक्शंस, यानी कि बिल्कुल जुडिशरी की तरह, नॉर्मल कोर्ट्स की तरह भी परफॉर्म करती है, लेकिन इस कोर्ट के अंदर या इस ट्राइब्यूनल के अंदर ये खासियत भी है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये हैं कि ये डिस्प्यूट जो है, जो आम सिटीज़न है उसको अगर किसी ऑफिसर की वजह से कोई तकलीफ़ पहुंची है तो उस ऑफिसर से जो तकलीफ़ पहुंची तो उस आम इंसान के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है, उस ऑफिसर को सज़ा भी देती है, ठीक है। हैव पावर्ड लाइक कोर्ट्स समनिंग विटनेस। अच्छा, जैसे कि आम कोर्ट्स में आम सिटीजन्स को या पार्टीज़ को बुलाया जाता है, समन किया जाता है, समन का मतलब है बुलाया जाता है, वैसे ये कोर्ट भी बुला सकती है। कोई विटनेस अगर उसको बुलवाना है तो ये कोर्ट भी बुलवा सकती है। किसी पार्टी को या विटनेस को अगर एग्जामिन करना है, चेक करना, तो ये कर सकती है। किसी से कसम उठवानी है तो ये कसम भी उठवा सकती है आम कोर्ट्स की तरह, ठीक है। इनके पास ये पावर्स होती हैं। फॉलो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस प्रोसीजर एंड नॉट स्ट्रिक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी नॉर्मल कोर्ट्स की तरह एविडेंस वगैरह को देख सकती है और उसके प्रोसीजर को फॉलो कर सकती है, लेकिन अगर एविडेंस के जो प्रोसीजर है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती, यानी कि जोर ज़बरदस्ती नहीं करती कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, बल्कि जिस तरह से दिल किया उस तरह से लोग प्रोसीजर पे चल सकते हैं। उसके अलावा मेक डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली इवन इफ द डिस्कशन इज अलाउड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केस है उसको देखते हुए ही ये केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास डिस्क्रिशन की पावर्स होती हैं। डिस्क्रिशन के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनाई, आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैंने ये अपलोड कर दी है, इसका लिंक मैं यहाँ पे टॉप पे लगा दूंगी। डिस्क्रिशन का मतलब आसान अल्फाज में समझा देती हूँ कि इस डिस्क्रिशन का मतलब है कि
खुद से फैसला लेना। तो डिस्क्रिशन की भी डिफरेंट काइंड्स हैं, वो आप उस वीडियो में जाके देख लें तफसील से। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। फिर आपने खूबियाँ बतानी है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के। आपको सवाल आ सकता है डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या फिर फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो आपने सबसे पहला फीचर बताना है नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट केसेस, कि ये जो ट्राइब्यूनल है इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम इस पर लगा दिए तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के केसेस को डील करती है, बल्कि ये आम लोगों के केसेस को भी डील कर सकती है। मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसने किसी आम बंदे के राइट्स वायलेट किए हैं, तो वो आम बंदा इस ट्राइब्यूनल में जाके कह सकता है कि आपके गवर्नमेंट के इदारे के एक बंदे ने मेरे राइट्स वायलेट किए हैं। तो इस तरह से आम लोगों को भी ये इदारा हेल्प कर सकता है। तो ये बात आप बता सकते हैं कि सम ट्राइब्यूनल्स डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज लाइक इलेक्शन ट्राइब्यूनल, रेंट वगैरह। सम लाइक इनकम टैक्स डील मैनी विद गवर्नमेंट। अभी आपने ये बताना है कि कुछ इदारे जो हैं वो नॉर्मल लोगों को भी डील करते हैं, कुछ इदारे जो हैं यानी कि कुछ ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन रिलेटेड ट्राइब्यूनल्स हैं जो इन मामलों को डील करते हैं, कुछ रेंट के ट्राइब्यूनल्स हैं जो रेंट के मामला डील करते हैं। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है इनका काम होता है कि इंडस्ट्री रिलेटेड मैटर को डील करे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा ना, ये वही आम बंदे का केस हैंडल करेगी जो आम बंदा जिसका कोई लिंक हो ऑफिसर के साथ, यानी कि किसी ऑफिसर ने, किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर ने उसको तकलीफ पहुंचाई हो, वो लिंक हो तकलीफ देने वाला, तभी वो बंदा इन कोर्ट में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आम बंदा हमेशा नॉर्मल कोर्ट्स में जाता है, सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, लेकिन अगर उस बंदे को किसी ऑफिसर से तकलीफ पहुंची है तो वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे में जा सकता है। वहीं पे कोई ऐसा बंदा है जिसको इंडस्ट्री रिलेटेड के कामों से तकलीफ पहुंची है, इंडस्ट्रियल मामला से तकलीफ पहुंची है, तो वो इस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जा सकता है, ठीक हो गया। फिर आता है इंडिपेंडेंस। ट्राइब्यूनल्स वर्क इंडिपेंडेंटली एंड आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो ट्राइब्यूनल्स हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आता है लीगल अथॉरिटीज। ट्राइब्यूनल्स आर क्रिएटेड बाय लॉज, दे परफॉर्म जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस, दे हैव कोर्ट लाइक पावर्स। अच्छा, इनके आपने थोड़ी सी पावर्स बता देनी इन ट्राइब्यूनल्स की। आपने बताना है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं लॉ की मदद से बनाए गए, इनके पास जुडिशरी की भी पावर्स हैं और एक्स्ट्रा भी पावर्स। एक्स्ट्रा पावर्स मीन्स कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो इट मीन्स इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को डील करने की भी पावर्स होंगी कोर्ट्स के अलावा भी, यानी कि जुडिशरी के अलावा भी इनके पास एक्स्ट्रा पावर्स होंगी जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन वाली। अगर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की बात हो रही है तो इट मीन्स कि इनके पास नॉर्मल जुडिशरी वाली पावर्स भी होंगी और इंडस्ट्री के मामला को हैंडल करने की भी पावर्स होंगी, इसलिए क्वाजी जुडिशियल फंक्शन का यही मतलब है। आता है दे हैव कोर्ट लाइक पावर्स, यानी इनके पास कोर्ट जैसी पावर्स होती है, जैसे कि विटनेस को बुलाना और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करना, जैसे कि कोर्ट्स में होता है। उसके अलावा ये स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं होते कि इनको एविडेंस को फॉलो करना ही करना है, या एविडेंस या किसी भी प्रोसीजर को सख्ती से ये फॉलो नहीं करते, इनके पास ये आज़ादी होती है। इनके जो डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मल जो है कोर्ट्स की तरह ही ये लोग देते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे नॉर्मल कोर्ट्स डिसीजंस देती हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी डिसीजंस देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वर्सेस द कोर्ट, यानी कि आपने ट्राइब्यूनल्स को और कोर्ट को कंपेयर कराना है, ठीक है। ट्रेनिंग की आपने हेडिंग देनी है लॉ ट्रेनिंग। आपने बताना है कि जो कोर्ट्स के अंदर, नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर जो जजेस बैठे होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स में जो जजेस या हेड्स बैठे होते हैं वो आमतौर पर इतना ट्रेंड नहीं होते। फिर आता है इम्पार्शियलिटी। जजेस मस्ट बी इम्पार्शियल, ट्राइब्यूनल मेंबर्स में समटाइम्स हैव इंटरेस्ट इन द केस। इम्पार्शियल का मतलब है कि जो जजेस होते हैं ना नॉर्मल कोर्ट में, वो किसी की साइड नहीं लेते, लेकिन ट्राइब्यूनल में आपको अक्सर देखने को मिलता है कि कभी कभी वो किसी बंदे की साइड ले भी सकते हैं, या हमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है रूल्स। कोर्ट्स जो है वो सख्त एविडेंसेस और प्रोसीजर्स के रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल में ऐसा नहीं होता, वो सख्ती पे नहीं चलते, सख्ती से रूल्स को फॉलो नहीं करते। डिसीजंस की अगर बात की जाए, जो कोर्ट है वो प्रॉपर्ली एविडेंसेस के साथ ही डिसीजन देती है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल है अगर उस पर एविडेंस ना भी हो तब भी वो डिसीजन दे सकती है। अगर प्रेसिडेंट्स की बात करें तो कोर्ट्स जो है वो लीगल प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हैं, ट्राइब्यूनल्स जो है फॉलो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेशन की बात की जाए, जो कोर्ट्स हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई लॉ वैलिड है कि नहीं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल है उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्राइब्यूनल जो है इंडिपेंडेंट इतना नहीं होते क्योंकि इन पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल रख रही होती है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किस लिए बनाएगी, इसकी क्या रीज़न है। आपने सबसे पहले रीज़न देनी है कि कोर्ट्स फॉर स्लो, एक्सपेंसिव एंड अनएबल टू हैंडल ऑल डिस्प्यूट्स, के ये ट्राइब्यूनल्स इसलिए बनाएगी क्योंकि कोर्ट्स एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत देर तक इनके केसेस लगे रहते हैं, कई सालों तक, और इसी वजह से ट्राइब्यूनल्स ये बन जाती हैं ताकि हर एरिया के ट्राइब्यूनल अलग अलग हों तो वो जल्दी से फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो जल्दी से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, वैसे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है वो इंडस्ट्रियल के फंक्शन जल्दी परफॉर्म कर देगी, ठीक है।
फिर आता है ट्राइब्यूनल्स कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग और रेटिंग फिक्स। ट्राइब्यूनल्स के पास ये पावर्स भी होती हैं कि लाइसेंस और रेट्स वगैरह के मामला को ये हैंडल कर सकती है। फिर आता है ट्राइब्यूनल्स जो हैं इनके पास ये पावर्स भी होती हैं कि ये लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं, या सस्पेंड कर सकती है मुकम्मल तौर पे। ट्राइब्यूनल्स कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डिपार्टमेंटल पॉलिसीज, और जिस डिपार्टमेंट का हेड है उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट मिल सकती है। ट्राइब्यूनल्स हैंडल टेक्निकल डिस्प्यूट दैट ऑर्डिनरी कोर्ट्स कैन नॉट, और इन ट्राइब्यूनल्स के पास टेक्निकल डिस्प्यूट हैंडल करने की पावर्स होती हैं, जैसे कि कोई एटॉमिक, इंजीनियर या गैस या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड मामला है तो इनके पास वो नॉलेज होती है जो आम कोर्ट्स के पास अक्सर नहीं होती, क्योंकि इनके पास जो हेड्स बैठे होते हैं वो उसी चीज़ को हैंडल करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है तो वहाँ पे इंडस्ट्री रिलेटेड जो हेड्स हैं वही बैठे होंगे। फिर आता है ट्राइब्यूनल्स वर्क फास्टर चीपर। अच्छा, ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये जल्दी वर्क परफॉर्म करते हैं, जल्दी, और साथ में इनका जो प्राइस है एक्सपेंसिव ये नहीं होते इतना ज़्यादा, और यहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं कोर्ट के कंपेयरिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस। Administrative tribunals make decisions like court but are not fully courts. They must decide dispute independently, act judicially and objectively, be fair and unbiased. यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में हमने बताना है कि ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी आम कोर्ट्स की तरह नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो करती हैं। आपने नेचुरल जस्टिस सिस्टम अगर पढ़ा होगा उसमें यही हमने सीखा था कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम का मतलब है कि कोर्ट्स को इंसानों के राइट्स वायलेट नहीं करने और सारे इंसान लॉ के अंडर आने चाहिए, लॉ सबसे सुप्रीम है, ये हमें नेचुरल जस्टिस सिस्टम ने सिखाया। तो ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो भी नेचुरल जस्टिस सिस्टम के ऊपर चलती हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो डिस्प्यूट आएगा वो इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल करेंगी और बिल्कुल कोर्ट्स की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी, और उनका जो डिसीजन है वो फेयर होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। अनबाइस्ड मीन्स कि किसी भी हेड को किसी की साइड नहीं लेनी, इसको अनबाइस्ड कहते हैं। ठीक है। द फ्रैंक्स कमेटी 1955 हाईलाइटेड 3 मेन प्रिंसिपल्स। अब ये जो कमेटी थी जिसका मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, इसने भी नेचुरल जस्टिस सिस्टम के हवाले से ट्राइब्यूनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने ये कहा कि इन ट्राइब्यूनल्स के पास ओपननेस है, यानी कि प्रोसीडिंग्स जितनी भी चलती है इन इदारों में वो पब्लिक होनी चाहिए, यानी कि इन ट्राइब्यूनल्स में कुछ चीज़ छुपी ना हो, सब लोगों को पता हो किस तरह का केस चल रहा है, कैसा डिसीजन दिया जा रहा है, यानी कि इसमें ओपननेस हो। एंड द रीजंस फॉर डिसीजन शुड बी क्लियर, और जो डिसीजंस दिया जाए उसके पीछे कोई जो रीज़न हो वो भी क्लियरली लोगों को पता हो कि किस रीज़न को देखते हुए उन्होंने डिसीजन जो है इन्होंने दिया है हेड्स ने। फेयरनेस हो, फेयरनेस मीन्स कि इंसाफ मिले लोगों को, यानी कि जो पार्टीज़ हैं उनको इंसाफ मिले, उनके राइट्स वायलेट ना हो। ठीक है। और दोनों पार्टीज़ की सुनी जाए, यानी कि जो भी पार्टी मौजूद हो उनकी सुनी जाए, बगैर सुने डिसीजन ना दिया जाए। उसके अलावा इम्पार्शियलिटी हो, लाइक ट्राइब्यूनल शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस बाय डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज़। इम्पार्शियलिटी का मतलब है कोई भी हेड या कोई डिपार्टमेंट इन पे आके अपना रोब ना डाले इन ट्राइब्यूनल्स पे, और ये ना कहे कि हम जो कहें वैसा डिसीजन दो, बल्कि इन ट्राइब्यूनल्स को चाहिए आज़ादी से डिसीजन दें। नेक्स्ट हेडिंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड द ट्राइब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 212। फिर आपने इसमें इस्टेब्लिशमेंट की बात करनी है कि आर्टिकल 212 अलाउज द लेजिस्लेचर टू क्रिएट 1 और मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स, यानी कि ये जो आर्टिकल है ये अलाउ करता है कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को बना सकता है। ठीक है। किस लिए बनाया जाए? ताकि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पीपल इन पाकिस्तान सर्व्स इंक्लूडिंग द डिसिप्लिनरी मैटर्स क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम थॉट। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि इस तरह के डिपार्टमेंट्स को बनाने की वजह ये है ताकि पाकिस्तान सर्विस में जो भी ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ये हैंडल कर सकें कि कितने वक्त के लिए ऑफिस में होंगे, इन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ मिसबिहेवियर किया है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं उनके कोई भी टॉर्ट एक्ट परफॉर्म करते हैं। टॉर्ट्स जैसे कि आपने टॉर्ट्स पढ़ा होगा, उसमें यही था कि कोई मिसबिहेवियर करना या नेग्लिजेंस एक्ट कर लेना या डेफेमेशन करना, तो ये सारे मामला टॉर्ट में हमने सीखे थे। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज़ में कोई टॉर्ट एक्ट हो जाए, इन मामला को भी ये ट्राइब्यूनल हैंडल करते हैं। उसके अलावा मैटर्स रिलेटेड टू दी एनिमी प्रॉपर्टी, उसके अलावा कोई बाहर वाले मुल्क में कोई ऐसा एनिमी पर्सन है, कोई ऐसा एनिमी कह रही हूँ, बाहर वाले मुल्क में जो हमारा साथ वाला कंट्री है उसको हम आमतौर पे एनिमी कंट्री कह रहे हैं, तो उस कंट्री में अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी ऑफिसर की तो उसके मामला हैंडल करना भी ये अथॉरिटी इन मामला को भी हैंडल करती है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है जुरिस्डिक्शंस की, कि ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनके पास कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन है। नो अदर कोर्ट कैन इंटरफेयर, ग्रांट इंजंक्शन और हियर रिलेटेड केसेस। यहाँ पे इनके पास जुरिस्डिक्शन यानी कि पावर्स ये हैं कि कोई दूसरी कोर्ट इनके मामला में बेवजह इंटरफेयर नहीं करेगी, और इन कोर्ट्स के पास, इन ट्राइब्यूनल्स के पास ये पावर्स भी हैं कि ये इंजंक्शन ऑर्डर और डिफरेंट केसेस को हियर कर सकती है, यानी कि
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जितने भी केसेस इनके पास आएंगे उनको ये हीर कर सकती है। पेंडिंग केसेस इन अदर कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट अपील्स स्टॉप इमीडिएटली। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है तो ट्राइब्यूनल में वो केस नहीं आएगा, या तो आप एक ही केस में उस केस को चलाओ या ट्राइब्यूनल में, ठीक है। तो ये बात इसके लास्ट लाइन में लिखी गई, नहीं भी लिखना तो खैर है। फर्स्ट लाइन लिख दें कि इनके पास जुरिस्डिक्शन ये है ट्राइब्यूनल्स की कि कोई और कोर्ट इनके मामला में बेवजह नहीं इंटरफेयर करेगी। ये किसी को भी इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं, दे सकते हैं, और डिफरेंट केसेस को भी चाहें तो डील करना चाहें तो कर सकते हैं जिनकी इनके पास पावर्स हो। फिर आता है अपील्स। Appeals to the Supreme Court are allowed only if the court agrees the case has important legal questions। ये अगर ट्राइब्यूनल को लगा कि जो केस इनके पास आया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीगल चीज़ें हैं जो ट्राइब्यूनल के बस में नहीं है, तो ट्राइब्यूनल के अथॉरिटी खुद कह सकती है इस पार्टीज़ को कि आप अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, ये बात यहाँ लिखी गई है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन पाकिस्तान। सर्विस ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1973 established special tribunals for civil servants to address grievance. Exclusive jurisdiction means other courts cannot hear these cases। यहाँ पे ये जो एक्ट बनाया गया, ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको फुल सर्विस ट्राइब्यूनल वाली पावर्स दी गई हैं, यानी कि ये इस एक्ट के बनने से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन। इस एक्ट के बनने से क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं वो सिविल सर्वेंट और उनके मामलात को हैंडल करती है, यानी कि अगर कोई सिविल सर्वेंट को कोई ग्रीवियंस है यानी कि तकलीफ़ है तो ये मामलात उनके हैंडल करती है, और इस तरह के जो केसेस हैं जो ऑफिसर से रिलेटेड हैं वो दूसरे कोर्ट्स में नहीं सुने जाएंगे सिवाय इन कोर्ट्स के। फिर आता है पावर्स ऑफ द सर्विस ट्राइब्यूनल। इनकी पावर्स क्या हैं? कैन कंफर्म चेंज और कैंसिल ऑर्डर ऑन अपील। ये किसी भी ऑफिसर की जो केस है उसको कंफर्म करा सकती है या चेंज कर सकती है किसी भी इश्यू को, या किसी ऑर्डर को कैंसिल करवा सकती है। अगर इनको कोई अपील दे, यानी कि अगर इन सर्विस ट्राइब्यूनल को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पे कोई अपील करता है कि फ़लाँ बंदे की चीज़ को आप इस फ़लाँ बंदे के ऑर्डर को चेंज करा दें या कैंसिल करवा दें तो ये करवा सकती है। फिर आता है हैव पावर्स सिमिलर टू सिविल कोर्ट्स, यानी कि इनके पास काफ़ी हद तक जो पावर्स मौजूद होती हैं वो सिविल कोर्ट्स जैसी होती हैं। जैसे कि सिविल कोर्ट में किसी भी विटनेस को बुलवाना, समन करवाना, या किसी विटनेस से कसम उठवाना, उठ लेना को कसम उठाना कहते हैं। देन वी हैव प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, और जैसे कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं सिविल कोर्ट्स में, बिल्कुल वैसे ही ये भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकती हैं पार्टीज़ को कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाए हैं। फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग क्रिटिसिज्म ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। क्रिटिसिज्म इन पे ये है, यानी कि इन पे तंज कौन कौन सी बातों पे किया जाता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ट्राइब्यूनल मेंबर इज़ समटाइम्स डाउटफुल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इनको इंडिपेंडेंस दी जाए, यानी कि इन पर कोई नज़र नहीं रखेगा, तो जो नॉर्मल लोग हैं या ऑफिसर्स हैं उनको लगेगा कि उनका जो डिसीजन है वो सही से नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनको डाउटफुल लगेगा। ज़ाहिर बात है अगर कोर्ट्स की तरह अगर फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करी, कोर्ट्स की तरह इनके स्ट्रिक्ट रूल्स अगर नहीं है, तो इनको लगेगा, नॉर्मल लोगों को लगेगा या ऑफिसर्स को लगेगा कि जो भी इन्होंने डिसीजन दिया है वो डाउटफुल है। एक ये रीज़न भी है जिसके ऊपर लोग क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। नॉन लीगल अप्रोच में कॉज एरर, और बहुत सारे मामलात में हमने अक्सर देखा होगा कि ट्राइब्यूनल ऐसे केसेस को भी सॉल्व करती है जिसमें वो ज़्यादा लॉ को यूज़ इतना नहीं करती, तो इस वजह से भी बहुत लोग कहते हैं कि ये लॉ से हट के भी डिसीजन देती है। ऐसा लोगों का कहना है, ये क्रिटिसिज्म हो रही है, ठीक है। फिर आएगा लेक ऑफ यूनिफॉर्म रूल फॉर प्रोसीजर एंड एविडेंस कैन लीड टू अनसर्टेनिटी एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये जो ट्राइब्यूनल है डिसीजन दे रही हैं ऐसी चीज़ पे जिसमें इन्होंने एविडेंस ही नहीं मांगा, बगैर एविडेंस के प्रोसीजर को फॉलो किए अगर डिसीजन दे रहे हैं, तो इट मीन्स क्या पता अगर डिसीजन आर्बिट्रेरी में क्या पता ये जो अथॉरिटी है उस गवर्नमेंट के ऑफिसर पे कंट्रोल रखने के लिए ऐसा डिसीजन दे रही है, ये खुद को बहुत बड़ा मान रही है इसलिए ऐसा डिसीजन दे रही है, यानी कि लोगों के जहन में एक नेगेटिव थॉट इस तरह के आ सकती है। तो ये 3 पॉइंट्स में मैंने क्रिटिसिज्म में लिखा है। देन वी हैव कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपने वही बातें लिखनी है जो आपने अब तक ऊपर पढ़ते रहे, ठीक है, शॉर्ट करके इसमें बता देना है।